आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। क्रिप्टो की वो खबर जिस पे होनी चाहिए आपकी नज़र। तो आज मेरी मेरी नज़र में कौन-कौन सी खबरें हैं उनको मैं शेयर करता हूँ और हमेशा की तरह ये हम स्क्रीन को हमने शेयर किया और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये बोला गया है कि इंडिया एक ग्लोबल डेटाबेस बना रहा है सारी एक्सचेंजेस का जितनी भी फॉरेन के अंदर जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं, उन सब से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना-अपना डेटाबेस कोलेट करके एक सेंट्रलाइज़्ड एक मॉड्यूल क्रिएट किया जा रहा है। एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है कि कितने लोग वहाँ पे कितनों के अकाउंट थे, कितनों की वो ट्रेडिंग करते थे, कैसे वहाँ से विथड्रॉल होता था। तो एक डेटाबेस बनने से क्या होगा कि जो इंडिया एक ऐसा डेटाबेस बनाना चाह रहा है जो कि सारे देशों की कोऑर्डिनेशन से बनाना चाह रहा है और ऑब्वियसली जब उनकी कोऑर्डिनेशन से बना रहा है तो डेटा वो बाकी देश भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये G20 के अंदर डिस्कस भी हुआ था कि जो क्रिप्टो का एक फ्रेमवर्क बनेगा उसके अंदर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होना चाहिए जो कि रियल टाइम में डेटा अवेलेबल होना चाहिए किसी भी देश के लिए। कभी भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक पर्टिकुलर आदमी के कितनी एक्सचेंजेस पे अकाउंट्स हो सकते हैं तो वो उनको उस तरीके का डेटा मिल जाना चाहिए। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए ज़्यादातर एक्सचेंजेस आज की डेट में केवाईसी इनेबल्ड हैं, चाहे वो बाइनेंस है या कोई भी एक्सचेंज है, कॉइनबेस है और भी जो बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो कुकॉइन वगैरह हैं, सबने अब केवाईसी कर दिया है। तो वैसे ही वो प ऑलरेडी के केवाईसी वेरिफाइड है, तो कहीं न कहीं वो डेटाबेस कोलेक्ट करके वो एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या टैक्स इवेजन जैसी जो चीज़ें हैं, उनको वो कंट्रोल किया जाए। इसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है, जी20 के अंदर इंडिया की प्रेज़िडेंसी थी और इंडिया कहीं न कहीं 2024 मार्च 2024 का डेट रखा है। ऑब्वियसली काम आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी एक्सचेंजेज़ ऐसी जगहों पे लोकेटेड हैं जो कि जिनको टैक्स हेवन बोला जाता है। ऐसे आइलैंड्स पे हैं जहाँ से वो डेटा शेयर नहीं करते। तो किस तरीके से उन पे प्रेशर डाला जाएगा, किस तरीके से ये डेटाबेस बनता है, क्या एक्सचेंजेज़ इसमें सपोर्ट करती हैं जो कि ऐसी जगह टैक्स हेवन में जैसे रजिस्टर्ड हैं। तो उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो बट ये क्लियर है कि इंडिया का एक ऐसा डेटाबेस बनाने जा रहा है जिसका इंटेंट है जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना। दूसरी इम्पोर्टेंट जो बड़ी खबर है वो ये है कि एसईसी के आपको पता है एसईसी और रिपल का केस चल रहा था और एसईसी कह रहा है कि रिपल सिक्योरिटीज़ है वो कोर्ट के अंदर गया। 2020-21 की बात है। कोर्ट के अंदर केस चला, केस चलते-चलते फाइनली केस का रिजल्ट आया कि रिपल जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, जिसके अगेंस्ट एसईसी ने बोला कि हम अपील दायर करेंगे। जब वो अपील दायर करने गए तो जो कोर्ट है उसने वो एसईसी का जो मोशन है, वो जो अपील थी उसे रिजेक्ट कर दिया और बोला कि अभी ये जो तुम्हारी करंट अपील है इसके अंदर कोई सब्सटैंशियल ग्राउंड्स नहीं है, पहले सब्सटैंशियल ग्राउंड्स क्रिएट करो। ये जो जिन ग्राउंड्स के ऊपर तुम ये अपील दायर कर रहे हो, मतलब जो जजमेंट आई उसको रिव्यू करने के लिए जो ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर सब्सटैंशियल ग्राउंड्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो बैक एंड रिव्यू व्हाट काइंड ऑफ ग्राउंड्स यू वांट टू क्रिएट। एट प्रेजेंट ये जो अपील है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये रिपल के लिए ऑब्वियसली एक बुलिश न्यूज़ थी जिसके बाद रिपल 6-7% पंप भी करा। But SEC definitely they will come back again, with proper groundwork and maybe some detail work. But at present ये रिपल के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी खबर थी और ये एक खबर थी। दूसरी ये कि अगर आप इधर देखो इस ट्वीट से ये पता चल रहा है कि अगर घर की इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना पड़े तो बहुत महंगा होता है। येलो का मतलब थोड़ा थोड़ा ये कि सस्ता है और टोटल जो पर्पल है इसका मतलब है बहुत महंगा है। इंडिया ग्रीन में फ़ॉल करता है। घर की इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपको बीटीसी माइन करना है तो $21,000 चाहिए। मोटा-मोटा आपको 16-17 लाख रुपए चाहिए अगर आपको बिटकॉइन को आज की डेट में माइन करना है। कतर के अंदर 8.5 थाउज़ेंड $US है। राइट, अर्जेंटीना के अंदर $9,000 है। लेबनान के अंदर 0.26 ये कहीं न कहीं ये खबर ठीक नहीं है, मतलब लेबनान की, लेकिन ये जो वहाँ पे जो डेटा है ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम और देशों को देखें, चाहे वो बांग्लादेश है $14,000, चाइना $20,000, रशिया $15,000। सो बिटकॉइन को माइन करने के लिए घर की इलेक्ट्रिसिटी से माइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ तक कि जो अमेरिका है वहाँ पे $46,000 चाहिए, कनाडा में $33,000 चाहिए अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना है। नॉर्वे में $48,000 चाहिए, स्वीडन में $1,13,000 चाहिए। तो हार्डली शायद शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ पे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। एक खबर ये आ रही है कि बिटकॉइन के अंदर क्योंकि जब से ऑर्डिनल्स आए थे तो काफ़ी सारी ट्रांज़ैक्शंस जो है वो
क्लॉग हो गया था वहाँ पे, जैसे ना ट्रैफिक जैम लग जाता है, तो मेमपुल के अंदर बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस का जमावड़ा हो गया था, क्योंकि ऑर्डिनल्स के आने के बाद। लेकिन ऑर्डिनल्स जब से थोड़े ठंडे पड़े, ऑर्डिनल्स की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उस पे थोड़ा-सा गिरावट आई है, तो सब्सटैंशियल गिरावट इनफैक्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अचानक जो मेमपुल है वो क्लियर हो गया। 5 लाख अनकन्फर्म्ड ट्रांज़ैक्शंस थी, और 5 लाख अनकन्फर्म्ड ट्रांज़ैक्शंस थी, और अब वो जो है वो सिर्फ़ 1,53,000 ट्रांज़ैक्शंस बची हैं, राइट? तो काफ़ी सारी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो क्लियर हुई हैं। मेमपुल के ऊपर जो प्रेशर था कन्फर्म्ड ट्रांज़ैक्शंस का, वो कम हुआ है। आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ब्राज़ील के अंदर जो एक खबर है कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है वहाँ पे, बीटीजी पैक्चुअल बैंक, उसने यू नो अ, ये प्लान किया कि वो अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के चक्कर में है, और उन्होंने अप्रैल के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, जहाँ पे अप्रैल 2023 में उन्होंने बोला था कि दे प्लान टू लॉन्च न्यू स्टेबल कॉइन पेग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर, जब $1 उसकी पैकिंग होगी। और उन्होंने पहले एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप भी रिलीज़ करी है। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है कि उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली ब्रोकरेज को बाय किया है, ओरामा जिसका नाम था। तो यहाँ से पता लगता है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो भी क्रिप्टो के अंदर 100 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने ओरामा ब्रोकरेज फर्म को खरीदा है, जो क्रिप्टो फ्रेंडली एक ब्रोकरेज फर्म है। सो ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो फ्रेंड डॉट टेक, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बज़ क्रिएट किया था इसमें। जहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, जो ट्विटर का है, आप उसको कनेक्ट कर सकते थे ऐप पे, और ऐप पे कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे लोग आपके प्रोफाइल पे बेट कर सकते थे, मतलब आपके अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। जनरली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बट ये किस तरीके का प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खासकर जो ट्विटर के हैं, वो वहाँ पे लॉगिन करते थे, अपने अकाउंट को कनेक्ट करते थे, फिर जो बाकी उनके फॉलोअर्स हैं या बाकी लोग हैं, वो उनके अंदर इन्वेस्ट करते थे कि अगर टोकन्स होते तो वो किस तरीके से बाइंग सेलिंग उन टोकन्स की होती थी। तो जो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब आप अपना अकाउंट उसके साथ कनेक्ट करते थे, तो आप एक्चुअली में वहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर कितने इथेरियम है या कितना आपके पास पैसा है, वो ऑब्वियसली वहाँ क्लियर दिखता था। तो वहाँ पे 2 केसेज़ ऐसे आए हैं जहाँ पे आदमी, एक इन्फ्लुएंसर था, 2 इनफैक्ट केसेज़ आए हैं जिसमें उन्होंने उस फ्रेंड डॉट टेक के अंदर लॉगिन किया ट्विटर से, तो वहाँ पे पूरी जनता को पता चल गया कि ठीक है, ये शख्स कौन है। जब आपको वो रियल आदमी पता लग जाता है, तो उसका किसी तरीके से उन्होंने नंबर निकाला, क्योंकि उसके वॉलेट में 44-45 इथेरियम हो गए थे, और वो नंबर निकाला। उन्होंने उस नंबर को सिम स्वैप अटैक होता है ना, तो उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी तरीके से कन्विंस कर दिया कि ये जो हमें सिम चेंज कराना है। जैसे ही सिम को चेंज कराया, दे वर एबल टू सक्सेसफुली ड्रेन आउट ऑल द इथेरियम्स दैट वर अक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इस आर्टिकल को अब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया कि किस तरीके से सिम स्वैप हुआ। यहाँ एक पूरा केस है जहाँ पे 22 इथेरियम निकल गए। ठीक है, ऐसे 2 केसेस हुए हैं जिसमें एक ही हफ्ते के अंदर जहाँ पे सिम स्वैप अटैक हुआ है। तो इससे पता लगता है कि क्रिप्टो के अंदर जैसे ही आपके आइडेंटिटी डॉक्स हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी पता लग जाती है, तो आपके उससे रिलेटेड आपके जो फ़ोन नंबर्स हैं, जीमेल्स हैं, वो फिगर आउट अगर हो जाते हैं, तो फिर देन इट इज़ यू बिकम वेरी वल्नरेबल। तो टेक फ्रेंड डॉट टेक ने एक बारी जब आपने एक्स प्रोफ़ाइल को ऐड किया, उसके साथ लॉगिन किया, उसमें जैसे फंड्स एक्यूमुलेट है, पूरी दुनिया को पता लग गया, देन आप ऑब्वियसली टारगेट का एक एपिसेंटर भी बन गए, ठीक है? रशिया का कहना है कि स्विफ्ट को बंद किया जाए। रशिया का जो बैंकर स्टे कहता है कि स्विफ्ट, ऑब्वियसली रशिया ने यूएस ने रशिया के काफ़ी सारे जो डॉलर्स में एसेट थे, उनको फ्रीज़ किया था रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। तो रशिया का कहना है कि स्विफ्ट शुड बी किल्ड, बेसिकली ये वर्ड यूज़ किया है, ताकि और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अब ये थ्रेटन फ़ील करते हैं, और देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी, ऑल दोज़ नेशंस नीड्स टू कम टुगेदर टू किल स्विफ्ट। होता है, नहीं होता है, ऑब्वियसली देखने वाली बात है, क्योंकि दुनिया का आज भी 80-90% जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू होती हैं, एंड ऑब्वियसली ये यूएस बेस्ड है, तो इसमें यूएस का सबसे बड़ा कंट्रोल है, राइट? अ
बेयर मार्केट का असर चेन एनालिसिस जैसी कंपनीज़ पे भी आ रहा है, जबकि चेन एनालिसिस कंपनी जैसी कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं, पूरी दुनिया में इनकी सर्विसेज़ चाहिए। अगर चेन एनालिसिस पे इसका फ़र्क है, तो आप सोच सकते हो कि पूरी दुनिया में क्या होगा। चेन एनालिसिस गवर्नमेंट्स को असिस्ट करती है डेटा को ट्रैक करने में, ब्लॉकचेन डेटा को ट्रैक करने में। उन्होंने 15% का स्टाफ निकाला है, तो बेयर मार्केट इज़ हियर। और बेयर मार्केट का इफ़ेक्ट चेन एनालिसिस जैसी फर्म है, तो आप बाकी इंडस्ट्री पे तो आप सोच ही सकते हैं, राइट? तो 10 मिनट आज ऊपर हो गए, 10 मिनट से थोड़ा-सा ऊपर हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की, खासकर जो इंडिया की जो न्यूज़ आ रही है, जिसमें वो एक डेटाबेस बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन की हर चीज़ है इस वक़्त प्रेज़ेंट। आपका टैक्स पे क्लैरिटी है, टीडीएस पे क्लैरिटी है, पीएमएलए की क्लैरिटी है, एफआईयू यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, पीएमएलए गाइडलाइंस हैं, और अब ये एक डेटाबेस बन रहा है। तो क्रिप्टो का सिर्फ एक लेजिस्लेटिव एक बिल नहीं है, अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में अवेलेबल है। ठीक है ना? तो कैसा लगा आपको क्रिप्टो की ताज़ा खबर? अगर पसंद आई आज की जितनी भी अपडेट्स हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जितनी भी मेरी ये न्यूज़ है, वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।